नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र बजट स्पेशल। जी हां, बजट से स्टार्टअप जगत की क्या उम्मीदें हैं, इस सेक्टर में कौन कौन से सुधार की लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है और इसके साथ ही इस पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन सभी पर स्टार्टअप वर्ल्ड के दिग्गजों के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनके क्विक रिएक्शंस हम जानेंगे और इसके साथ ही एक लंबी चर्चा हम करेंगे दो खास और दिग्गजों से, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि आज जो कार्यक्रम का पहला हिस्सा है उसमें हमारे साथ पांच दिग्गज जुड़ रहे हैं और ये पांच दिग्गज अपने अपने सेक्टर में एक अलग मुकाम बना चुके हैं और इनसे हम इनके सेक्टर के बारे में और इनकी बजट की उम्मीदों के बारे में जानेंगे। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं संजीव सहगल साहब, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्पर्श सीसीटीवी से। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मधुमिता अग्रवाल हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं ओबेन इलेक्ट्रिक में। इसके अलावा रोमिता मजुमदार हैं, फाउंडर और सीईओ हैं फॉक्सटेल में। रोमिता जी और मधुमिता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं वीके जावेद साहब, जो कि एमडी हैं ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम्स में। वीके सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और हमारे साथ जयत्री दास गुप्ता भी इस चर्चा में जुड़ रही हैं, जो कि सीएमओ हैं पे नियर बाई से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। मैं बारी बारी से आऊँगा। संजीव सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगर हम ख़ास तौर पे आपके सेक्टर को देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट को देखें, तो क्या उम्मीदें हैं? और अगर हम तमाम स्कीम्स की बात करें तो क्या उम्मीदें आप रख के चल रहे हैं? सर, एक बहुत बड़ा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काफी दिनों से चल रहा है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस बजट में पिछले 2 सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पॉलिसी आनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस बजट में वो आएगी। प्लस जो हम ये बात कर रहे हैं, कुछ जो कि हमारे जैसे यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, तो शायद उसमें भी कुछ स्कीम्स इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री की तरफ से आनी चाहिए। इसके अलावा एक डीएलआई की स्कीम चल रही है, डिजाइन लेड इंसेंटिव की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि एसओसी से रिलेटेड है, चिप से रिलेटेड है। उसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट डाली हुई है कि उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी फॉरवर्ड किया जाए। तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो है इस बजट में इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा और डेफिनेटली हमें इस बजट में ये कुछ स्कीम्स का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल। वीके जावेद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्विकली। हमें बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर और खासतौर पे आप जो ऑर्गेनिक का फार्मिंग पर फोकस कर रहे हैं, ये सेक्टर बजट से क्या चाहता है? देखिए, बजट में तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि अगर वो स्पेशली जो जैविक पदार्थ हैं उसमें अगर जैसे अभी जीएसटी अभी है शायद 18% है कीटनाशक पर, और कुछ 12% में भी है, और फर्टिलाइजर जो भी है वो है 5% में। अगर गवर्नमेंट अगर इस जीएसटी को अगर हटा दे तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि कई लोग जैविक खेती के जो पदार्थ हैं वो डेफिनेटली यूज करना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसमें जीएसटी, और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होने वाला है। हार्डली कितना सेल है, ऑल इंडिया का सेल अगर आप देखेंगे जैविक पदार्थ को लेके तो करीब 6,000 करोड़ होगा। तो गवर्नमेंट को कुछ फर्क भी नहीं पड़ना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये पूरा अगर जीएसटी हट जाए इसमें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। किसान लोग जैविक पदार्थ जरूर यूज करेंगे ज्यादा। रोमिता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमें बताइए कि आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, या सेक्टर जिस तरह से अभी है उस पर आपका टेक क्या है? आई थिंक मैं सच में बताऊंगी, मैं माइन्यूट चीजों में नहीं घुसूंगी, क्योंकि आई थिंक बजट बोथ एज अ सिटीजन एंड एज अ बिजनेस ओनर इन दिस कंट्री, आई थिंक हम सबका कहीं ना कहीं कुछ व्यू होगा, कुछ डिमांड होगा। पर मैं आपको एक इंडिया में
पिछले 5 साल में एंड अगले 10 साल आई थिंक इज अ ग्रेट टाइम टू डू बिजनेस इन एंड द वे आप इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप द काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कमिंग इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कन्विक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया द काइंड ऑफ कैपिटल जब इंडिया में है और किस तरीके का ग्रोथ हो रहा है चाहे वो आप पब्लिक मार्केट्स में देखो प्राइवेट मार्केट्स में देखो एंड गुड क्वालिटी बिजनेसेस इट्स अ गुड थिंग कि हम अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं जो हम 3 साल पहले नहीं करते थे तो अगर अब मैं सिंपली बोलती हूँ कि आई थिंक आई डोंट वांट टू गेट इनटू नुआंसेस क्योंकि नुआंसेस आई थिंक सबके होंगे अलग अलग व्यू मेरे भी है बट मेरे ख्याल से ओवरऑल the way Indian consumers are, Indian infrastructure, government, everything is being set up today. It's a great time business बनाने के लिए. And I think generally मैं बस अपना सर झुका के बिजनेस बनाना चाहती हूँ आई थिंक आई एम बिल्डिंग इट इन द राइट टाइम आई थिंक एंड हम इन बोलते सारे रिपोर्ट्स जो आते हैं बड़े बड़े एनालिस्ट के वो बोलते हैं ये इंडिया का गोल्डन डेकेड है आई ट्रूली बिलीव इट इज आवर गोल्डन डेकेड टू बिल्ड इन इंडिया क्योंकि वो टेलविंड्स दिख रहा है जीडीपी बढ़ रहा है लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं चीजों में जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं राइट जो वो 100 रुपए के प्रीमियम पे हम बेच पाते हैं सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बिल्ड इन इंडिया तो मैं बस उतने पे ही फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कंज्यूमर मुझे देख रहा है मुझे खरीद रहा है मुझे प्यार दे रहा है एंड कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दैट इज लिंक्ड टू द वे द इकोनॉमी इज मूविंग एंड वी आर टुडे continuously becoming a stronger economy every day and so I'm happy about that and I just hope that as the important people across the country in the private and public world make decisions I think they continue to invest in this economy क्योंकि that has been the reason कि हम इतना grow कर पाए हैं over the last few years मधुमिता मैं आपके पास आना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट से आप डील करती हैं आपका कारोबार जिसमें है और उसको लेकर फोकस है मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें हमें बताइए क्या चीज़ें हैं जिसमें सुधार होना चाहिए बजट में अगर ख़ास तौर पे फोकस किया जाए तो बजट में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के काफ़ी एलोकेशन है सेक्टर वाइज हर जगह मैन्युफैक्चरिंग एंड मुझे लगता है कुछ इस बार मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल सेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक हमें पुश लाना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक स्पेशल सेगमेंट टाइप उसको करना चाहिए ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग आर&डी ये सब का महत्व हो मैं अब एक स्टेप पीछे लेती हूँ मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा आर&डी पे अगर फोकस रहे कि वहां सपोर्ट गवर्नमेंट से मिले कि भाई आप आर&डी कर सकते हो भारत में वो एक हमने भी ये अनुभव किया है कि आर&डी के लिए पैसा या कहीं से सपोर्ट बहुत कम है भी तो उसकी अवेयरनेस नहीं है तो एक आर&डी सेक्टर को बहुत प्रायोरिटी सेक्टर बनाना चाहिए ताकि अपने आप फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो पहला तो आर&डी है दूसरा एक बिजनेस प्रोसेसेस में जैसे एक जीएसटी का जो मुद्दा है वो हर कंपनी इस बारे में ईवी स्पेशली ईवी कंपनीज इस बारे में बात करती है मेरा दो मुद्दा है वहां पे एक है जीएसटी जो इन्वर्ट स्ट्रक्चर है हमारा कि हम खरीदते एक दाम पे हैं रॉ मटेरियल और बेचते हैं प्रोडक्ट एक दाम पे जीएसटी पे तो वो एक बहुत बड़ा स्लो डाउन लाता है बिजनेस में एक बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट उस वजह से हो जाता है वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है तो वो एक होना चाहिए और दूसरा जो मुद्दा है वो है कि जब जीएसटी हमारा पूरा सेंट्रल है मैं अपने इंडस्ट्री को स्पेसिफिक करके बोलना चाहूंगी हर जैसे हम दिल्ली में गए तो अलग से हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी है जैसे ओवेन की जीएसटी रजिस्ट्रेशन है पर हमें अलग से दिल्ली में करनी है अलग से पुणे में करनी है मैं स्टेट वाइज में बोल रही हूँ अगर उस पे कुछ काम गवर्नमेंट करे तो जीएसटी तो गवर्नमेंट को ही जाती है राइट तो वो तो गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा जो मुझे महीने भर लग रहा है एक शहर में एक स्टेट में एंटर करने में वो मेरा टाइम कम हो जाएगा तो हमें लगता है कि ये कुछ मुद्दा है और मैं इस प्लेटफॉर्म को मैंने यूज भी किया कि भाई हम अपने ये पॉइंट को रखें तो जीएसटी में ये दो पॉइंट है और बाकी आर&डी को प्रायोरिटी सेक्टर किया जाए जिससे मैन्युफैक्चरिंग भी एक प्रायोरिटी सेक्टर हो जाएगी
चलिए आखिर में जयत्री, मैं आपके पास आना चाहता हूं, हमें बताइए कि विमेन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अच्छा खासा तजुर्बा आपको हो गया है, आपने कई चीजें देखी होंगी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस बजट में आप क्या चाहती हैं? ये देखिए प्रशांत जी, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। वो पहले बार, जैसे मैंने बोला है, सोशल नॉर्म्स हमें काफी मतलब रेस्ट्रिक्टेड कर चुकी है महिलाओं को। तो मोस्ट ऑफ दिस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग सब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है। अब ये बहुत हिम्मत करके आगे आ रहे हैं, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, और खुद के जो क्षेत्र है उसको आगे लेके जाने के लिए। तो इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम जितने भी सॉफ्ट लेके आ पाएंगे, वेदर इट इज टैक्स बेनिफिट्स और एनी काइंड ऑफ बजट लेड एड, सॉफ्ट लोन्स, इस तरीके की अगर हेल्प उनके लिए लेके आ पाएंगे तो उनको आगे ले जाने में और मदद करेगा। एसेट, हमें पता है कि देयर इज एन एसेट गैप दैट वी सी बिटवीन जेंडर्स। तो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी थोड़ा लिमिटेड ही है। So companies that support soft loans, companies that support businesses of this women enterprises, उनके लिए अगर कुछ सॉफ्ट लेके आ पाएंगे तो ये एंटरप्राइज, वुमेन लेड एंटरप्राइज और आगे बढ़ पाएगा। तो ये तमाम दिग्गजों की राय और सभी ने अपनी बजट से आशाएं आपके सामने रखी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजीव सर आपका, इसके साथ ही जयत्री आपका, मधुमिता, वीके सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, कोशिश हमने यही की कि गागर में सागर, यानी एक जगह आपको अलग अलग सेक्टर के जो दिग्गज हैं उनकी आशाओं से अवगत करा पाएं, और देखते हैं कि बजट में कितनी आशाएं पूरी होती हैं। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो दो दिग्गज हमारे साथ होंगे। ब्रेक के पार मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और ब्रेक से पहले जैसा मैंने वादा किया था, दो खास मेहमानों को अपने साथ चर्चा में जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाविन पटेल और अमित अग्रवाल। भाविन पटेल को फाउंडर और सीईओ हैं लंदन क्लब से, और अमित अग्रवाल सीईओ और को फाउंडर हैं नो ब्रोकर में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत भाविन मैं आपसे करना चाहता हूं। हमें बताइए, आप जिस सेक्टर में हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ, इस सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं? किस तरह के सुधार आप चाहते हैं कि सरकार इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में दिखाए? प्रशांत जी, हम लोग जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो P2P लैंडिंग है। हम आरबीआई के अंडर रेगुलेशंस में आते हैं। हमारे सेक्टर की जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो छोटे और मार्जिनल बोरोअर्स को मिलता है, जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ऋण ले सकते हैं या लोन ले सकते हैं। और जो पैसे देने वाले हैं वो भी आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो उनको लोन दे पाते हैं। अब अगर ये सेक्टर को कहीं पे टैक्स बेनिफिट के साथ जोड़ दिया जाए तो इंडिया के अंदर जितना भी आइडल कैपिटल है, जो अनयूटिलाइज्ड है, या तो लोग अपने पास घर में रखते हैं या तो बैंक में पड़ा है जिसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते, उसका कुछ अच्छा खासा पोर्शन लोगों के पास ऋण के तौर पे जा सकता है। और जो कस्टमर्स को P2P लैंडिंग सेक्टर सर्व करता है वो लोन की टिकट साइज बहुत छोटी होती है। वो ऐसे सैलरी होल्डर्स होते हैं जिनकी सैलरी 15,000, 20,000, 25,000 होती है, या तो ऐसे दुकानदार होते हैं जिनका महीने का आमदनी या इनकम जो होता है वो 40 से 50,000 होता है। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन आ सकता है। लास्ट 3-4 साल से एज अ एसोसिएशन एज वेल एज मैं इंडिविजुअल लेवल पे हमारी कंपनी के साइड से हम ये डिमांड रख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और उम्मीद भी लगा रखे हैं कि अगर P2P लैंडिंग स्टार्टअप में के थ्रू जो लोन दिए जा रहे हैं उसको अगर एटीसी या कोई दूसरी धारा के अंडर टैक्स बेनिफिट ऑफर किया जाए तो ये छोटे और मार्जिनल कस्टमर्स के पास बहुत सारा पैसा जा सकता है जो अपनी डेली लाइफ में लोन लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अमित, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप बताइए, रियल एस्टेट और काफी बजिंग सेक्टर
निगाहें रहती हैं और लंबे समय से बड़ी मांग भी थी, उस पर भी आऊंगा, लेकिन इस बजट से आप क्या जो है वो सहूलियत चाहते हैं? देखिए, मैं नो ब्रोकर चलाता हूं, तो मैं रियल एस्टेट के बारे में ज़्यादा बोलूँगा। रियल एस्टेट से हमको उम्मीद ये है कि सरकार जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं और जो टैक्स की खासकर रिटेल कस्टमर्स के लिए, उस पे हमको उम्मीद है कि इस बार सरकार वापस सोचेगी और उसमें इम्प्रूवमेंट करेगी। बिल्कुल। भविन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जरा हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझें, तो जरा अपने तजुर्बे से बताइए। अच्छा खासा तजुर्बा आपको हो गया है, कैसा है ये स्टार्टअप इकोसिस्टम? सो कुछ बदलाव जरूर आए हैं। जैसे पिछले एक साल में मैंने एक दो मीटिंग्स अटेंड किए हैं जो गवर्नमेंट के साइड से इनिशिएट किए गए थे, जहाँ पे स्टार्टअप गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया गया। काफी ओपन वे में डिस्कशन की गई, जिसमें से एक मीटिंग के अंदर अमिताभ कांत जी भी आए थे एंड उन्होंने अपना विजन गवर्नमेंट के साइड से बताया कि किस तरीके से हम स्टार्टअप गवर्नेंस को बेटर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने काफी सारा फंड अलोकेशन किया है थ्रू एंजल प्लेटफॉर्म्स, किंतु मुझे जो रियलिटी दिख रही है कि छोटे मोटे ग्रांट्स वगैरह स्टार्टअप्स को मिल रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्टार्टअप्स है जिनको एक साइजेबल पैसे की जरूरत पड़ती है, वहां तक अभी तक बेनिफिट पहुंचता हुआ नहीं दिखता है। दूसरी चीज, अभी भी इंडिया में जो एक मिसिंग गैप है, जैसे अगर आप चाइना में देखेंगे या यूएस में देखेंगे, यूएस में तो रिस्क कैपिटल बहुत ही ज्यादा हाई है, बट चाइना में पिछले 5-10 साल का आप इकोसिस्टम देखेंगे स्टार्टअप का, तो वहां पे गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी स्टार्टअप को प्रोवाइड करती है। जैसे कंप्लायंसेस मैनेज करना बहुत सिंपल होता है, आसान होता है, जब तक एक लेवल ऑफ रेवेन्यू पे नहीं पहुंचते। या तो गवर्नमेंट के साइड से आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड की जाती है जहां पे जाके आप काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साइड से आपके मैन्युफैक्चरिंग में आपको हेल्प की जाती है ताकि आप कम खर्चों में चीजें कर पाए। जो इंडिया में अच्छा हुआ है कि बहुत सारी गवर्नमेंट सोर्सिंग पहले स्टार्टअप कंपनीज को एक्सक्लूड करके की जा रही थी, उसमें बहुत बदलाव आया है और पिछले एक साल में बहुत आया है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस में दिखेगा। बट मेरे हिसाब से यही सेम चीज हमें और बढ़ाने की जरूरत है। प्लस स्टार्टअप को ग्राउंड रियलिटी पे, जैसे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई हेल्प मिल सकती है, या तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बड़ी ग्रांट्स दी जा सकती है, अगर वो मिलेगा तो मेरे हिसाब से इंडिया काफी कॉम्पिटिटिव एज में आ सकता है अमेरिकन और चाइनीज स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ। अमित, थोड़ा संक्षेप में आपने बताया, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में जो आप सुधार की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसे और एलाबोरेट कीजिए कि आखिर क्या वो चीजें हैं, क्या वो अड़चने हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है और इस सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए, सेक्शन 24B के अंदर 2 लाख की लिमिट हुई थी कि लोन पे जो इंटरेस्ट एक कस्टमर देता है उसमें छूट दी जाएगी। अब जो ये 2 लाख की जो लिमिट है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स होनी चाहिए, मतलब कि हर साल जब 2 लाख की वैल्यू ही कम हो रही है, तो वो 2 लाख पर अपने आप 6% जो भी इन्फ्लेशन है वो अपने आप इंक्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन वो लिमिट वैसी की वैसी ही है, जबकि जो प्राइस है घर का वो बढ़ता जा रहा है। तो 2 लाख की लिमिट पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो एक उम्मीद है कि सरकार उस पर देखेगी। दूसरा जो एक काफी शिकायत जो बहुत सारे कस्टमर्स को है वो ये है कि रियल एस्टेट में अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो बिल्कुल प्राइस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो प्राइस इंक्रीज ज्यादा नहीं हुआ है। जब एक घर में आप घर खरीदते हैं और आप जब घर बेचते हैं उसको, तो आप चाहते हैं कि उसे कैपिटल गेन पर एक फेयर टैक्स लगे। और पहले जो सरकार की नीति थी वो एकदम ठीक थी कि अच्छा, जो आपका कैपिटल गेन होगा उस पर लॉन्ग टर्म 20% लग जाएगा टैक्स, जो कि बहुत ही फेयर बेसिकली था, लेकिन वो इन्फ्लेशन इंडेक्स था। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे पैसे की कीमत कम होती है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन की उस घर की कॉस्ट में जुड़ती रहेगी। अब क्या हो गया है, नया जो सरकार ने पिछली बजट से किया है वो ये किया है कि 2024 के बाद अगर आप कोई भी घर खरीदेंगे, तो मान लीजिए कि आपने कोई घर खरीदा 1 करोड़ का, और वो 10 साल में हर साल 5% से ही बढ़ा, जो कि इन्फ्लेशन को भी बेरली बीट कर रहा है, तो भी सरकार आपसे, आप समझिए ऐसा हुआ, उसके बाद भी सरकार आपसे पूरा 12.5% उस 5% पर ले लेगी। जबकि जो पहले का जो नीति थी उसके अंदर चूंकि घर की एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं बढ़ी है तो कैपिटल गेन जीरो होता। तो ये थोड़ा गलत हुआ है पिछले बजट में। हमें उम्मीद है कि इसको वापस देखा जाएगा।
भाविन, बजट के अलावा आरबीआई पॉलिसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सेक्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बताइए क्या असर पड़ता है आरबीआई की रेट कट का और कितनी उम्मीद की जा रही है? फर्क तो जरूर पड़ता है क्योंकि आरबीआई का अगर रेट कट होता है तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आती है और हर लेवल पे सबके पास पैसा बढ़ता है। मेरे हिसाब से अगर सिर्फ नंबर के ऊपर देखा जाए तो जो भारत का अभी रियल जीडीपी ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्टेशन से कम रहा है, तो रेट कट होने के 100% चांसेस है। और अगर 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है, उसका मीनिंग हमारे सेक्टर पे इस तरीके से देखा जा सकता है कि उसकी वजह से एफडी का जो रेट है वो थोड़ा सा कम होगा और पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़े और इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाने आ सकते हैं। और अगर वैसा होता है तो कई सारे और बोरोवर्स को लोन मिल सकती है। जैसे मंथली बेसिस पे हमारा प्लेटफॉर्म करीबन करीबन 1 से 1.25 लाख बोरोवर्स को लोन देता है। तो इसके अंदर लगभग 5 से 10 हजार का इजाफा हम देख सकते हैं अगर 0.25% का रेट कट होता है। सो अगेन इट्स नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड, बट एक अंदाजित नंबर देखा जाए या तो मैं आपको कंपैरिजन बता सकता हूँ, तो इस तरीके से 5 से 10 हजार बोरोवर्स को ज्यादा लोन मिल सकता है, जो हमारे प्लेटफॉर्म का करीबन 5 से 10% लोन हो सकता है। बिल्कुल, और ये ऐसी उम्मीद है जिस पर निगाहें लंबे वक्त से टिकी हुई हैं। अमित, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रियल एस्टेट की एक लंबे समय से मांग इंफ्रा का स्टेटस देने की है। हमें बताइए कि क्या सहूलियतें अगर इंफ्रा का स्टेटस मिल जाता है रियल एस्टेट को तो उससे आएंगी? तो देखिए, जब बैंक जब लोन देता है तो आरबीआई की बहुत सारे प्रावधान है और उस हिसाब से बैंक को इनकरेज किया जाता है लोन देने के लिए। तो बैंक को इंफ्रा सेक्टर को लोन देने के लिए इनकरेज किया जाता है। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो बिल्डर्स है, उनकी बहुत समय से मांग रही है और हमको भी लगता है ये मांग पूरी होनी चाहिए कि उनको एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाना चाहिए। अगर ये स्टेटस होने से, फॉर एग्जांपल, उनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो बैंक से जो कॉस्ट आता है जो फंड्स का, वो कम होगा, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग कम होगा और उसका इवेंचुअल बेनिफिट हर किसी कस्टमर को होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी वाजिब बात है और काफ़ी समय से ये मांग चल रही है, तो काफ़ी लॉजिकल भी है। तो आई होप कि इस बार इस पे सीरियसली विचार किया जाएगा। बिल्कुल। भाविन, मैं आपके पास आना चाहूंगा आखिरी सवाल के साथ। हमें बताइए अब तक की अपनी जर्नी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई इस खास सोच की, क्योंकि कोई भी कारोबार एक आइडिया होता है। लेन देन क्लब की शुरुआत 2015 में हुई। जस्ट मैं और दीपेश, मेरा जो को फाउंडर है, हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी का स्टार्टिंग किया था। उसके बाद 2017 में आरबीआई के रेगुलेशंस आए जिसकी वजह से इंडस्ट्री का एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद कोविड आया, कोविड से डिजिटल एडॉप्शन बढ़ा और हमारे प्लेटफॉर्म का एडॉप्शन भी बहुत हाई लेवल पे चला गया। कोविड के बाद सेम ईयर में हम प्रॉफिटेबल हो गए। पिछले 3-4 साल से हम प्रॉफिटेबल है, एक्सेप्ट लास्ट ईयर जब 2 क्वार्टर हम थोड़े से लॉसेस में चल रहे थे। बट वी आर रनिंग अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्थी बिजनेस ओवर लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। उसके अलावा अगर हमारे प्लेटफॉर्म का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले 9.5 ईयर्स में हमारे पास करीबन 2 करोड़ उपभोक्ता आए हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठाया है, जिसमें से 30 से 35 लाख लेंडर्स या इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बोरोवर्स को दिया है। और बाकी के 1.7 करोड़ बोरोवर्स है जिन्होंने आके हमारे थ्रू लोन अवेल किया है। तो जर्नी काफी रोमांचक रही और काफी इंटरेस्टिंग भी रही। हमने बहुत क्लोजली रेगुलेटर के साथ भी काम किया और हमें लगता है कि पी2पी लैंडिंग इंडिया के अंदर एक बड़ा बैंकिंग टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन ला सकता है छोटे लोन लेने वालों के लिए, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। तो जिसको 5-10 हजार 15 हजार के लोन चाहिए, या तो जो शॉपकीपर है जिनको 50-60 हजार का लोन चाहिए, जो इजीली बैंक के लिए डिफिकल्ट होता है प्रोसेस करना, जो हम टेक्नोलॉजी कंपनी होने के वजह से दे सकते हैं। प्लस हमारे वहाँ पे लाखों लेंडर्स आते हैं जो पैसा देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है एंड जिस तरीके से गवर्नमेंट और रेगुलेटर फिनटेक के ऊपर फोकस कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगले 5 से 10 साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।
भाविन और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी चर्चा रही और हमने कोशिश यही की कि तमाम दिग्गजों से जाने कि आखिर उनके उन सेक्टर में किस तरह की चुनौतियां नजर आ रही हैं, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था स्टार्टअप मंत्र बजट स्पेशल, जहां पर हमने टू द पॉइंट बात की। बजट है तो सीधा बजट से उम्मीदें, सेक्टर की चुनौतियां, संभावनाएं। उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।